हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। आज हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थे यूनिट नंबर 4, चैप्टर नंबर था 10 कंपनसेशन। इसके हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक की बारी है जो कि है पे बैंड कंपनसेशन सिस्टम। अब ये पे बैंड कंपनसेशन सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पे बैंड का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर है, रेंज है सैलरी लेवल की जो अलोकेट की जाती है ग्रुप ऑफ जॉब्स को विद सिमिलर क्वालिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। इसमें जैसे कि इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर किसी की क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन तो उसको दिए जाएंगे 10,000 बेसिक पे। उसके अलावा अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसको दी जाएगी बेसिक पे 8,000। तो ये इस तरीके से आपका डिफ़ाइन कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं पे बैंड। मतलब ये एक स्ट्रक्चर रेंज होती है जिस अकॉर्डिंग आप एक ग्रुप ऑफ जॉब और उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उनको पे करते हैं। अब जैसे सारे जो भी पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन्स होंगे उनका बेसिक पे 10,000 ही होगा सबका। इसी तरीके से जो भी सब सेम क्वालिफ़िकेशन सेम एक्सपीरियंस के लोग होंगे उनका सबका जो सैलरी लेवल है वो सबकी रेंज एक स्ट्रक्चर में होगी। मतलब एक सबकी रेंज पहले से ही डिटरमाइन होगी जिसको कहते हैं हम पे बैंड। ये इसका एम होता है कि इंश्योर करे इंटरनल इक्विटी को, साथ में ये मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस को और लेबर कॉस्ट को कंट्रोल भी करे। ये मार्केट अगर कॉम्पिटेंट मतलब कंपटीशन है मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो हमें मार्केट में भी ये मिल रहा है तो एक कंपनी ऑफ़र करने का ट्राई करेगी कि मैं 15,000 दूंगी पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉय को, और जो हमारा ग्रेजुएट होगा उसको हम देंगे 11,000 रुपीज़। तो ये कंपनी का जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है इसको भी उसके लिए बहुत ये एम है, मतलब कि ये इम्प्रूव करने की कोशिश करती है कि हम मार्केट के कंपटीशन में ऊपर रहें, मतलब हम एक कॉम्पिटिटर रहें। क्योंकि अगर हम अच्छा पे एम्प्लॉय को ऑफ़र करेंगे तो हम मार्केट में कॉम्पिटिटर बने रहेंगे। उसके अलावा आता है फीचर्स। अब ये पे बैंड कंपनसेशन सिस्टम के फीचर्स क्या हैं? ये फ्लेक्सिबल सैलरी डिटर्मिनेशन होता है विद इन द डिफाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। इसके अंदर एक पे बैंड होता है, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि ये पोस्ट ग्रेजुएट की जो सैलरी होगी पोस्ट ग्रेजुएट की, वो आपकी एक रेंज बना देते हैं जिसमें आपकी 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में कोई भी सैलरी उनकी हो सकती है। तो इस तरीके से एक फ्लेक्सिबल सैलरी डिटर्मिनेशन होता है जिसके अंदर डिफाइंड मिनिमम भी पता होती है हमें और मैक्सिमम लिमिट भी हमें पता होती है। तो इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर आता है ये अलाउ करता है प्रोग्रेसिव विद इन अ बैंड एज एम्प्लॉय गेन एक्सपीरियंस। जैसे जैसे एम्प्लॉय एक्सपीरियंस लेता रहेगा तो उसकी जो पे बैंड है वो भी इंक्रीज़ होता रहेगा। उसके अलावा ये अनेबल करता है स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस द जॉब कैटेगरी। जिस जिस तरीके की जॉब होगी, जो कैटेगरी होगी जॉब की, उस अकॉर्डिंग ये जो वेरिएशन होता रहेगा, मतलब उस अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी। उसके अलावा ये फैसिलिटेट करती है बजट प्लानिंग में। जब पहले ही हमें पता होगा हर एम्प्लॉय को मैक्सिमम हमें 15,000 ही पे करना है, तो उस तरीके से हम बजट को अपने पहले ही प्लान कर सकते हैं और जो HR की स्ट्रेटजी है उनको उनके साथ अलाइन भी कर सकते हैं। फिर आते हैं बेनिफिट्स। ये जो पे बैंड हम बना देते हैं कि भाई हमें 10,000 से 15,000 के बीच में एक एम्प्लॉय की सैलरी रखनी है, तो इसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो ये इनकरेज करता है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट। अगर एम्प्लॉय सोचेगा कि अगर वो और डेवलपमेंट उसकी स्किल्स और डेवलप हों तो उसको जो है बेटर पे मिलेगा। तो इसमें उसकी ये होगा कि उसको अनकरेजमेंट होगी कि भाई वो भी डेवलपमेंट की तरफ जाए। उसके अलावा ये सपोर्ट करता है ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन मैनेजमेंट को। ये पहले से ही कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है हमारा, ये पहले से ही ट्रांसपेरेंट है। तो इसके लिए मतलब पहले से ही डिफ़ाइन है, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और सब एम्प्लॉय को पता होगा उनका पे बैंड। उसके अलावा ये इन्हेंस करता है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और साथ साथ फेयरनेसनेस भी, मतलब सबको इक्वली पे करता है। इसमें ये नहीं कि अगर एम्प्लॉय को कंपनी को एम्प्लॉय बहुत पसंद है तो वो उसको अलग पे रखेगी, उसका जो पे बैंड है वो अलग होगा, या फिर किसी को जिसको डिसलाइक करता है उसका पे बैंड और कम होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके लिए फेयरनेस पे होता है, मतलब फेयर रहता है सबके लिए। अब कुछ चैलेंजेस भी आते हैं इस पे बैंड में। ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है ये एक्सप्लेन करना, रेशनल
टू एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉय को बताना है ये कि ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, ये जो एम्प्लॉय को समझाना है ये क्या होता है ये। उसके अलावा इंश्योर करना कि इंटरनल कंसिस्टेंसी बनी रहे, साथ में एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस भी बनी रहे। तो ये इंश्योर करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अंदर मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी कंसिस्टेंटली चलती रहे, साथ में हमारे जो एक्सटर्नल जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे भी हम अच्छा पे कर सकें, मतलब अच्छा जो पे बैंड है हमारा उनसे अच्छा हो। उसके अलावा बैलेंसिंग रिटेंशन ऑफ द टॉप परफॉर्मर, जो भी टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको हम रिटेन रखें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और विद स्ट्रक्चर के साथ। फिर आता है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब वैल्यू कैसे करी जाती है, इवैल्यूएशन से पता चल रहा है कि इसमें है वैल्यू, तो जॉब को उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है। तो ये आता है जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस, जो एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसके अंदर डिटरमाइन किया जाता है रिलेटिव वैल्यू और द वर्थ ऑफ द जॉब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि उस जॉब की कितनी कॉस्ट है, मतलब उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हम एक पर्सन को अगर 50,000 उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए दे रहे हैं तो वो सही है कि नहीं। तो वो उस जॉब को इवैल्यूएशन जब हम उसकी करते हैं तो तभी हमें पता चल पाता है कि येस हम 50,000 उसको सही पे कर रहे हैं। अगर ऐसा है कि नहीं हमें 60,000 पे करना चाहिए, वो ये मतलब अंडर पे है, तो हमें इसका जो पे है वो इंक्रीज़ कर देना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग हमें जॉब इवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होता है, ये ज़रूरी है ताकि हम एक फेयर और कंसिस्टेंट कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर को बनाए रखें। तो जितना वैल्यूएबल है, मतलब वो जॉब कितना वैल्यूएबल है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये टाइमली प्रोसेस है, मतलब ये टाइम टू टाइम हमें उसको इवैल्यूएट करते रहना चाहिए और ताकि हम उसको एक फेयर स्ट्रक्चर बनाए रखें। तो इसलिए हमें ये जॉब इवैल्यूएशन करना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो फर्स्ट आता है अचीव इंटरनल इक्विटी इन पे, मतलब हम इंटरनली सबको अच्छे से इक्वली पे कर पाएँ। एक जो फीमेल एम्प्लॉय है और साथ में जो मेल एम्प्लॉय है सेम उनको सेम पे मिले उनकी जॉब के अकॉर्डिंग। अगर सेम जॉब है तो सेम उनको पे मिले। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब को इवैल्यूएट करना। फिर आता है क्रिएट अ लॉजिकल जॉब हायरार्की। इससे हम एक हायरार्की मतलब एक लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं लॉजिकल। जब हम इवैल्यूएट करेंगे कि जॉब के लिए इतना हमें पे करना चाहिए, इस जॉब के लिए इतना, तो हम एक लेवल बना पाएंगे कि अगर ये हायर जॉब है तो इसके लिए ज़्यादा पे करना होगा। फिर आता है रिड्यूस वेज डिस्क्रिमिनेशन। इससे हम वेजेस डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत रिड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम पहले से ही डिफ़ाइन कर देंगे कि इस जॉब के लिए 50,000 बिल्कुल सही है, तो इससे क्या होगा कि जॉब डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो हर एम्प्लॉय जो उस जॉब को परफॉर्म करेगा सबके लिए ये 50,000 ही होगा। फिर आता है लिंक जॉब वैल्यू। इसमें जॉब की जो वैल्यू होती है, मतलब उस जॉब को करने की जो कॉस्ट है और बिजनेस के गोल्स और कंट्रीब्यूशन जो एक एम्प्लॉय कर रहा है उसको अलाइन करती है, मतलब उन सबको लिंक करती है। उसके अलावा आते हैं 4 स्टेप्स हैं एक जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस के। 4 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जिसमें हम जॉब को इवैल्यूएशन कर पाते हैं जॉब का। तो क्या प्रोसेस है, सबसे पहला आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में क्या करना होता है कि हम कलेक्ट करते हैं सारा डिटेल डाटा अबाउट द जॉब की टास्क क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन सी स्किल चाहिए और क्या उसकी वर्किंग कंडीशन है। वो सारी जॉब्स को, सारे डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं जॉब एनालिसिस। उसके बाद आता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, हमें जॉब, ये हमारा सेकंड स्टेप है जिसमें आता है जॉब डिस्क्रिप्शन। इसमें हमें फॉर्मल एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना होता है जिसमें हम जॉब की ड्यूटीज़ और हमें क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं और साथ में नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लिखना होता है। फिर आता है थर्ड स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस जिसमें कि हम जॉब इवैल्यूएशन कर रहे हैं। इसमें इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, अब कौन सी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे जिससे हम इनको इवैल्यूएट कर सकें। हमने डाटा ले लिया सारा, उसका डिस्क्रिप्शन ले लिया, किस तरीके की जॉब है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या स्किल चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। अब हम ये मेथड उस पर एप्लीकेबल, मतलब अब देखेंगे हम कौन सा मेथड एप्लीकेबल है जिससे हम अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएँ उस जॉब को। तो मेथड होते हैं जॉब क्लासिफिकेशन, जिसमें हम जॉब को क्लासीफाई कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग जॉब्स का। फिर आता है रैंकिंग मेथड। इसके एक सब्जेक्टिव जॉब कंपैरिजन है जिसमें हम रैंक देते हैं एक जॉब को कि फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, इस तरीके से हम जॉब को रैंक देते हैं। फिर आता है पॉइंट फैक्टर मेथड। इसके अंदर हम असाइन करते हैं पॉइंट
फैक्टर्स जैसे कि आपकी स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आपकी स्किल्स इसमें कितनी रिक्वायर्ड है, तो उसका कंपनसेबल जो आपके फैक्टर्स होते हैं जिस पर कंपनसेशन आपको मिलता है, वो फैक्टर्स में पॉइंट एनालाइज किए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं कि स्किल्स हमें 5 पॉइंट चाहिए इस तरीके से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी 6 पॉइंट चाहिए। इस तरीके से हम पॉइंट फैक्टर मेथड को यूज़ करते हैं। फोर्थ स्टेप और फाइनल स्टेप आता है इस्टेब्लिश जॉब हायरार्की। अब हम क्रिएट करते हैं जॉब रैंकिंग स्ट्रक्चर को, कि अब ये इसकी जो वर्थ के अकॉर्डिंग, मतलब कितनी, अगर इस जॉब की कॉस्ट है 50,000, किसी की है 1 लाख, तो उसके अकॉर्डिंग है कि हम लेवल बनाते हैं, ये 1 लेवल जॉब है, ये 2 लेवल जॉब है। तो इसमें क्या होता है, जो पे का स्ट्रक्चर भी हम उस अकॉर्डिंग बना पाते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल जॉब है तो इसको इतना पे मिलेगा, सेकंड लेवल है तो इसको इतना पे मिलेगा। फिर आता है इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जब हम जॉब इवेल्युएट करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये एक ट्रांसपेरेंसी लेके आता है, उसके अलावा फेयरनेस भी लेके आता है। जब हम इवेल्युएट करते हैं तो सबको हम इक्वली पे कर पाते हैं। इससे क्या होता है, हम वेज डिस्पैरिटी मतलब वेज डिस्क्रिमिनेशन कम कर पाते हैं, और साथ में अंडर रिप्रेजेंटेड जो है रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स हैं जो उनको हम मतलब उनको उनसे बच पाते हैं। स्पेशली जो अनरिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स है ना, उनको हम वेजेस में उनकी डिस्पैरिटी ना हो, उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। हम जॉब को इवैल्यूएट कर लेंगे तो हम इक्वली सबको पे करेंगे। फिर आता है इम्प्रूव करता है एम्प्लॉय का ट्रस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में जो एम्प्लॉय का ट्रस्ट है वो बहुत इम्प्रूव होता है इसमें। अब हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 11 एम्प्लॉय मेंटेनेंस। ये यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।